हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। और आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ अपने नए वीडियो के साथ, अपनी नई सीरीज के साथ। इस सीरीज़ में हम डिस्कशन करेंगे टॉप 10 साइकोलॉजिस्ट और उनके कथन, जो कि यूपी टेट हो या स्टेट, कोई भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो या अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, उन सब में हर बार पूछे जाते हैं और कई बार इनमें गलतियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 15 डेज़ में या जितने भी डेज़ ये सीरीज़ चलेगी उन दिनों में हर रोज़ 10 सीरीज क्वेश्चंस कराऊंगा हर एक सीरीज़ में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपका होने वाला है। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो मेरी टेस्ट सीरीज़ होगी उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो आपका सामने स्टेटमेंट है वो वाटसन का कथन है। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाया हुआ है, और जैसे जैसे इन लोगों का कथन आता गया है मैंने उसी के अकॉर्डिंग उन कथनों को लिया है। ऐसा नहीं कि बीच से उठा लिया है। तो सबसे पहले जब शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था तो वाटसन का कथन पहले आया था। उन्होंने क्या कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। अब इस कथन को हम चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्लैंक स्क्रीन लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। इनका कथन है कि तुम मुझे एक बालक दो और जो बोलोगे वो बना देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने इन्हें नवजात शिशु दिया। कथन को समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कथन को रटने से वो कई बार आप भूल जाएंगे, लेकिन समझ जाएंगे तो अच्छे से याद रहेगा। नवजात शिशु उन्होंने आपने दे दिया। अब ये जो चाहेंगे वो बना देंगे। कैसे? ये कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए वे उस बालक को उस वातावरण में रखेंगे। जैसे अगर उसको डॉक्टर बनाना है तो वो उसको डॉक्टर वाले वातावरण में रखेंगे। और डॉक्टर वाले वातावरण का मतलब क्या है? उसको हमेशा उसी से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर बनाना है, मान लीजिए कि उसको डॉक्टर बनाना है तो उसी से संबंधित चीज़ें उसे दिखाएंगे। जैसे बचपन में ही उसको स्टेथोस्कोप दिखाएंगे, या ब्लड प्रेशर मशीन वगैरह हो गई, या इंस्ट्रूमेंट हो गए। साथ ही साथ अगर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उसको लेकर जाएंगे। अभी के टाइम पे नहीं, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकर जाएंगे, वह मेडिसिन दिखाएंगे। कहने का मतलब उसको वैसा ही वातावरण प्रदान करेंगे जिससे कि वह उसके दिमाग में या आप पहले से ही आ जाएगा कि मुझे बड़े होने पर क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। और वह उसी के लिए वही उसकी रुचि हो जाएगी, वही उसकी अभिप्रेरणा हो जाएगी, और उसी के लिए वह कार्यरत हो जाएगा, मेहनत करना शुरू कर देगा। तो चलिए देखते हैं अगला कथन किसका है। अगला कथन जो हमारा आता है वो मैकडूगल का आता है। मैकडूगल ने क्या कहा है? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। अब मेरे साथ साथ याद रखने की कोशिश करिएगा। मैकडूगल आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। अब आचरण का मतलब जैसे आपका आचरण, मेरा आचरण, या अन्य व्यक्तियों का आचरण। इसे बोलते हैं उसका आचरण बहुत अच्छा है, उसका आचरण अच्छा नहीं, उसके पास मत जाना। या उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। व्यवहार का मतलब उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तरीका उसका बहुत अच्छा है, वह अन्य चीज़ें उसकी बहुत ही अच्छी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है मैकडूगल के अनुसार। तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो तीसरा कथन है वो स्किनर के अनुसार है, जो कि हमारे क्रय प्रसूत का सिद्धांत भी जिन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने भी अपना मत रखा हुआ है। इनका मत क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसका? व्यवहार और अनुभव। अब सोचिए, इसके पहले जो हमारे मैकडूगल साहब थे उन्होंने क्या कहा था? एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तभी याद होगा। मैकडूगल ने क्या कहा था? मनोविज्ञान हमारा किसका किसका अध्ययन है? आचरण और व्यवहार। आचरण और व्यवहार का अध्ययन है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान हमारा व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। और जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वो वाटसन के अनुसार है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, किसका? व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा व्यवहार है, आपका व्यवहार, किसी व्यक्ति का व्यवहार है,
वह शुद्ध है, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं। जैसे बोलते हैं लोग कि अरे उसकी जो बोली है वो बनावटी है, तो कहने का मतलब बनावटी बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है। जो भी बोलता है वो बिल्कुल सही बोलता है, उसने मिला जुला के नहीं बोलता है, एक किसी वन साइड की तरफ नहीं बोलता है। निश्चित है, मतलब कि ये भी नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो निश्चित है बोल रहा है, निश्चित ही सत्य है बोल रहा है। और सकारात्मक होती है, ये वर्ड बहुत ही बड़ा है। सकारात्मक अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ा शब्द है। आप अगर किसी चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखते हैं, सकारात्मक रूप से अगर आप देखते हैं, तो हर चीज़ में आपको सकारात्मकता दिखेगी। और पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप सकारात्मक रूप से देखते हैं तो कुछ भी आपको गलत नहीं लगेगा। हर चीज़ के पीछे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई तथ्य है जिसके कारण कोई इंसान कोई व्यवहार कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। उसको सकारात्मक तरीके से सोचने पर बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और वही नकारात्मक की बात करें तो हर चीज़ में नकारात्मकता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक एक दूसरे के पहलू कह सकते हैं। पहलू का मतलब है कि एक दूसरे से दोनों विपरीत हैं, पहलू नहीं है, विपरीत हैं। और धनात्मक और ऋणात्मक भी वैसा ही है, एक दूसरे के विपरीत हैं। धनात्मक किसी चीज़ को देखो तो धनात्मक में रहती है, ऋणात्मक में देखो तो ऋणात्मक में रहती है। तो ये वाटसन का कथन है। और बढ़ते हैं आज के अगले कथन की ओर। जो अगला कथन हमारा है वो क्रो एवं क्रो के अनुसार है, जिनको काऊ काऊ भी लोग बोलते हैं, काऊ काऊ, याद रखने के लिए। बाकी क्रो एवं क्रो का कथन है बहुत ही आईएमपी वाला कथन है, क्योंकि कई बार ये यूपीटेट के एग्जाम में, मोस्टली यूपीटेट में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। मनोविज्ञान क्या है कथन? मनोविज्ञान व्यवहार, मानव व्यवहार। अब देखिए इन्होंने व्यवहार को मानव व्यवहार के साथ ऐड कर दिया है, और मानव संबंध का अध्ययन करता है। इसके पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने केवल मनोविज्ञान व्यवहार की बात की थी, आचरण की बात की थी, फिर व्यवहार की बात की, और फिर आप देख रहे हैं इन्होंने क्या किया, एक वर्ड यूज कर दिया, मानव के व्यवहार, यानी किसी पशु या किसी जानवर का या किसी अन्य चीज व जानवरों का व्यवहार नहीं, मानव व्यवहार की बात इन्होंने कर दी। और मानव ही संबंध को भी, कहने का मानव पशु का संबंध नहीं, मानव का मानव से संबंध, यानी जैसे मित्रता हो गई, पति पत्नी का रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो मानव का मानव से संबंध हुआ, या आपकी अन्य लोगों के साथ जो भी रिश्ते हैं या रिश्तेदारी है, जो भी कह सकते हैं वो है। तो ये उसका अध्ययन करता है मनोवैज्ञानिक। अब हम अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, और छठवां जो स्टेटमेंट है वो मन के अनुसार है। ये भी आईएमपी है, आपके रीट में पूछा गया है, और यूपी टेट में तो पूछा गया है। क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान। अब देखिए इन्होंने मनोविज्ञान नहीं, इन्होंने आधुनिक की बात कर दी है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। वैज्ञानिक खोज से क्या हो गया? वैज्ञानिक खोज से तात्पर्य ये हुआ कि जो भी खोज की जा रही है उसका कोई ना कोई तथ्य है। ऐसा नहीं है कि निरर्थक है, कोई भी ऐसी सब बात बोल दी जाए कि बालू से वो सोना निकल रहा है, तो ये कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य थोड़ी हुआ। बालू से सोना कैसे निकलेगा? अब अभी जैसे ये बोला जाए कि गोल्ड यानी सोने सोने को बनाने के लिए जो पत्थर होते हैं उनको काट के पिघलाया जाता है, फिर सोना निकाला जाता है, और सोना जो प्राप्त होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त किया जाता है, बाद में उसको सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। या जैसे हीरा की बात कर ली जाए कि हीरा कैसे बनता है, तो ये गोल्ड का ही, यानी हमारा जो सोना होता है इसी का 11 कैरेट का हो जाता है। जैसे 24 कैरेट का गोल्ड हमारा बोलते हैं, तो वो जो होता है वो 120 या 140 इस कैरेट के गोल्ड से मिलकर बना होता है। तो वही बात कर रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जो व्यवहार है उसकी वैज्ञानिक खोज से, यानी आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं वह व्यवहार तर्क संगत है या नहीं है। आप मिथ्या बात कर रहे हैं तो वो तर्क संगत नहीं है। आप अगर अच्छा आचरण कर रहे हैं, जैसे आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार देखें, उसमें अच्छे आचरण और बुरे आचरण दोनों के बारे में बताया गया है। वही चीज़ कह रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ना कि किसी ऐसे ही फर्जी फालतू तथ्य पर है। आज का जो सातवां स्टेटमेंट है वो स्किनर के अनुसार है। अब स्किनर का एक कथन मैंने पहले कराया था और दूसरा कथन मैं फिर करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ऐसे ही सीरीज में कथन दिए गए हैं।
जी, सातवां कथन, अगला कथन ये क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। आधारशिला का मतलब समझते हैं? नींव है, नींव। इसलिए बोलते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी को हर एक टेट एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी किया गया है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के विभिन्न रुचियों को, आवश्यकता को, उनके मन को बोल सकते हैं, या उनके व्यवहार को कैसे हम समझ सकते हैं, या कैसे समझकर उसके अनुरूप हम पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसलिए बोला जाता है कि प्रत्येक टेट के एग्ज़ाम देने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस लें, लेकिन इतने क्वेश्चन इसके रहेंगे हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के। और वैसे ही डीएलएड, बीएड, बीटीसी या और भी जितने भी स्टेट के कोर्स चलते हैं, उनमें भी ये शिक्षा मनोविज्ञान अनिवार्य रहता है, क्योंकि इसी के द्वारा तो आप एक कुशल शिक्षक बनते हैं। जिसका शिक्षा मनोविज्ञान सबसे अच्छा होता है, वो कुशल शिक्षक अच्छा होता है। मैंने सुबह जैसे फ्रॉवेल का आपको पढ़ाया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने फ्रॉवेल की बात बताई थी। फ्रॉवेल में खेल विधि दी थी, किंडर गार्डन बोलते हैं। अब इनका क्या था? इनका भी तो यही था कि इन्होंने बच्चों की आधारशिला मतलब कि बच्चों को समझा कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से सीखेंगे, इसलिए उन्होंने किंडर गार्डन विधि दे दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है वो रूसो का है। ये भी आईएमपी है। वैसे तो सारे आईएमपी हैं, बट ये आईएमपी इसलिए है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। बालक एक पुस्तक के समान है। क्या कह रहा है? बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। अब बालक एक पुस्तक के समान कैसे है? ये कोई हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी की पुस्तक नहीं है कि उठाओ पढ़ लियो। नहीं, इसके लिए क्या करना होगा? बालक के व्यवहार को, बालक के व्यक्तित्व को, बालक की रुचि को, बालक की अभिप्रेरणा को, या इत्यादि तथ्यों को हमें समझना होगा। तब हम जाकर बालक को समझ पाएंगे, और जब हम बालक को समझ जाएंगे कि उसकी रुचि किस चीज़ में है, तो उसी के अनुरूप उसको हम पढ़ा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, एक बच्चा है, जैसे मान लीजिए एक टिल्लू है। अब इसका क्या है कि इसको खेल खेल में पढ़ना बहुत पसंद है। खेल खेल में पढ़ना बहुत पसंद है। और ये टी मास्टर साहब हैं, बैठे हुए हैं। अब ये नहीं जानना है कि इसको खेल खेल में पढ़ना पसंद है। ये अपना मार्कर लिए बोर्ड पर कुचुर कुचुर पढ़ा रहे हैं। ये बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। अब टिल्लू के दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, और ये अपना पढ़ाए। दूसरे दिन फिर बुलाए, दूसरे दिन बुलाए, बोले कि मैंने जो कल पढ़ाया था उसको सुनाओ। अब टिल्लू को चेहरा लटक गया, क्योंकि टिल्लू को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब मास्टर साहब ने पिटाई कर दी। अब होगा क्या इससे? टिल्लू की एक दिन पिटाई हुई, टिल्लू की 2 दिन पिटाई हुई। अब तीसरे दिन टिल्लू गायब, स्कूल से ही गायब। और अब वो स्कूल आएगा भी नहीं। आएगा तो डरता डरता आएगा, या भी भौं के साथ आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बालक एक पुस्तक के समान है, अध्यापक को उसका अध्ययन करना चाहिए। अब यहीं पर अध्यापक मास्टर साहब को ये पता होता कि टिल्लू को मैं खेल खेल में बेहतर ढंग से सिखा सकता हूँ, तो इसे बोर्ड पे थोड़ी वो लिखते। वो बोलते टिल्लू आ जाओ, और उसके और मित्र को बुला लेते, जिनको जिनको खेल खेल में पढ़ने में सबको अच्छा लगता है। सबको एक तरफ साइड से बुला के खो खो खिलाते, और उसमें खो खो खिलाने में या कोई भी गेम खिलाते, उस गेम के द्वारा उनको वो सिखा देते। जैसे गिनती है, खेल खेल में सिखा देते, या छोटी छोटी चीज़ें हैं खेल खेल में सिखा देते। खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। खेल खेल में साइकोलॉजी आप लोगों को पढ़ाई जाती है। अभी इसी साइकोलॉजी को जिस स्टेप में मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, ये अगर केवल पढ़ दूँ तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बस ऐसे ही है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। और जो अगला स्टेटमेंट है वो फिर क्रो एवं क्रो का है। फिर कौवा जी आ गए। कौवा जी, इनको वैसे बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन याद रखने के लिए बोलना पड़ता है कि इससे हमारा अंतः संबंध हो जाता है। अंतः संबंध का मतलब है कि कोरिलेट हो जाता है। अब कोरिलेट किससे होता है? कोरिलेट होता है पक्षी से, कौवा जो है। अब इनका स्टेटमेंट क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से, देखिएगा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जन्म
से, यही पकड़ लीजिए, वृद्धावस्था तक। कब से? जन्म से, सॉरी, वृद्धावस्था तक। कब से? जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का, एक व्यक्ति के, अब एक व्यक्ति की बात कर रहा है ये, व्यक्ति के सीखने के, किस गति से वो सीख रहा है, उसकी सीखने की गति कैसी है। अब सीखने की गति किस पर निर्भर करेगी? रुचि पर, अभिप्रेरणा पर। और एक बड़ी चीज बताऊं मैं आप लोगों को, ये रुचि और अभिप्रेरणा किस पर निर्भर करेगी? नीड पर, जिसको बोलते हैं आवश्यकता। स्टेटमेंट को पूरा करते हैं, फिर इसको और अच्छे से करते हैं। सीखने के अनुभवों को वर्णन और व्याख्या करता है, यानी जो सीखा गया उसके अनुभव को वर्णन करता है और उसकी व्याख्या करता है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे बताई कि हमारी जो रुचि है, रुचि और अभिप्रेरणा होगी, या तभी एक बालक होगा या आप होंगे या हम होंगे, तभी हम सीखेंगे। रुचि और अभिप्रेरणा नहीं होगी तो हम सीखेंगे ही नहीं। अच्छा, रुचि अभिप्रेरणा क्यों होगी? जब हमारी आवश्यकता होगी। अब आवश्यकता होना महत्वपूर्ण है। जैसे मैं पूछ लूँ अभी कि आप डीएलएड क्यों किए हैं, या आप सीटेट क्यों क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या जवाब क्या आएगा कि हमको टीचर बनना है। कोई बोलेगा पैसे कमाने हैं, तो टीचर बनना आवश्यकता नहीं है, पैसे कमाना आवश्यकता है। अब यहाँ पे कोई और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका सबका अलग अलग अपनी आवश्यकता होगी। किसी का होगी मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करना, किसी का कुछ और होगा। तो कहने का मतलब सबसे जो मेन जड़ है वो आवश्यकता है। और इस पर एक कथन भी कहा जाता है। कथन ये है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कितना प्यारा सा ये स्टेटमेंट है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होगी वो कोई भी खोज या आविष्कार नहीं करेगा। खोज या आविष्कार से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं और वो डिस्टेंस इतनी दूर है कि आप पैदल नहीं जा सकते हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के साधन को खोजेंगे। बस हो सकता है, उसके लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन, बस हो गया, साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, कोई चल पहिया दो पहिया, कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रकार के आप साधन जरूर से जरूर खोजेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न और सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, सॉरी प्रश्न बोल रहा हूँ, प्रश्न और स्टेटमेंट एक ही बात है, क्योंकि स्टेटमेंट जो करा रहा हूँ ये प्रश्न ही है सारे आए हुए। तो जो अगला ये हमारा है, ये किसका है? फ्रॉवेल का है। अब जब क्वेश्चन कराए थे तब भी मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि ये मनोवैज्ञानिक किस प्रकार के थे और इन्होंने कौन सी विधि दी थी, और अभी भी बताया था। अब है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। अब इन्होंने बता दिया कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। अब इन्होंने क्या बोल दिया? जन्मजात शक्ति, जन्मजात शक्ति। अब जन्मजात शक्ति क्या है? जैसे कोई बालक है, अब आपको पता है कि मैकडूगल ने 14 संवेग ऐसे बताए हैं जो बालक के जन्म के समय ही आ जाते हैं। अब इन 14 संवेगों को डिटेल में हम अभी यहाँ पे नहीं जानेंगे। उनको अगर आप जानना होगा तो जल्दी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ CDP की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की। वहाँ पे वो इन चीज़ों को मैं बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाऊँगा। तो 14 संवेग हैं। और ये भी चिंता मत करिएगा कि सिर्फ मैं PPT पर पढ़ाऊँगा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है कि PPT पे भी पढ़ाऊँगा, व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा, और एक डेमो वीडियो भी मैंने डाला है जिसमें मैं दूसरे तरीके से, कहने का मतलब है लाइव तो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी रहूँगा, लेकिन उसमें जब लाइव आऊँगा तो विद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊँगा। तो बात करते हैं कि जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। जन्मजात शक्तियों का मतलब ये है कि जैसे बालक के अंदर
जन्मजात शक्तियाँ आई, अब उनका विकास करता है शिक्षा। अब जैसे मान लीजिए किसी के अंदर एथलेटिक्स का गुण है, एथलेटिक्स का गुण का क्या मतलब है, किसी के अंदर शरीर शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट है, ठीक। अब उसको सही डायरेक्शन में अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो एथलेटिक्स में चला जाएगा, और अगर नहीं प्रयोग कर पाएंगे तो नहीं जाएगा। अब जैसे किसी के अंदर कला ही होती है, पढ़ाने की कला है, अब अगर उस जन्मजात शक्ति ही हुई, बहुत सारे लोगों को जो बोलते हैं गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, तो जन्मजात चीज़ जो उसको मिली है, जैसे मूल समय में आप बोल दीजिए रोना। अब आपको मैं एकदम बेसिक थोड़ा सा बता दूं, जैसे रोना, तो ये मूल संवेग है। रोना क्या है, मूल संवेग है। अब आप बोलेंगे कि इसका जन्मजात शक्ति से संशक्ति तो है, लेकिन इसका कैसा विकास, तो इसका विकास ये है कि आप क्रिएटिविटी ला दीजिए, रोने में अलग अलग प्रकार की क्रिएटिविटी लगा दीजिए, अलग अलग प्रकार से रोना। हाँ, अलग अलग प्रकार से जब आप रोना आ जाएगा तो हो सकता है कि इंडस्ट्री, किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री या किसी फिल्म इंडस्ट्री में आपको रोने के लिए कार्य मिल जाए। वैसे जस्ट ए किडिंग, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा था कि ये मूल जन्मजात शक्तियाँ इसी टाइप की होती हैं, जैसे नींद है, भूख है, सब मूल संवेग ही हैं भैया। तो आज का जो स्टेटमेंट था यहीं तक का था, और मेरे यूट्यूब चैनल को लेट्स क्रैक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। शेयर और सब्सक्राइब, आप शेयर और लाइक आपका मन है, बाकी सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। सीजीपी की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन सीरीज़ के ख़त्म होती, और क्वेश्चन सीरीज जैसा कि आपकी पहली क्वेश्चन सीरीज परसों आई थी और कल आई थी, और दूसरी क्वेश्चन सीरीज आज आई है, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।